हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 11th लेसन नंबर 3। ये न्यू सिलेबस पर आधारित है, तो प्लीज़ आप लेसन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पिछली वाली बुक में तो ये लेसन नंबर था, वो लेसन नंबर था। ये बिल्कुल न्यू सिलेबस पर है। तो लेसन नंबर 3, इसमें बात करेंगे अधिकारों के बारे में। तो अधिकारों में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिए गए होते हैं। और मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि संसद द्वारा पारित कानून की सहायता से सरकार भी इनको छीन नहीं सकती। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, और इनकी सुरक्षा का जो मेन जो एक जिम्मा दिया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के लिए ही प्रदान किए जाते हैं, जिसमें भारतीय नागरिक अपने आप को पूरी तरीके से शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए एक समानता देती है कि आपके पास अधिकार है, आप देश के नागरिक हो, तो आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक कि आपने कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन अगर नहीं किया हो। दूसरा, हम इसकी बात कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को संसद के सामान्य बहुमत से संशोधित भी नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है कि इनमें संशोधन करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा वैसे है नहीं कि इसमें संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों में पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब 6 है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार था वो हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष को बढ़ावा दे रहा था। तो कहीं ना कहीं अमीर लोग बहुत अमीर होते जा रहे थे, गरीब लोग बहुत गरीब होते जा रहे थे, तो इसलिए उसमें संशोधन किया गया था। तुम ये नहीं कहेंगे कि संशोधन करना मुमकिन नहीं है, संशोधन करना मुमकिन तो है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो हमारे कहीं ना कहीं फायदे के लिए संशोधन किया जाता है कि हमें अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव है इसको दूर करने के लिए संशोधन करना पड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। दूसरा ये है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार मतलब सभी आयोगों को सौंप दी गई है, यानी कि आपसे तो आपके मौलिक अधिकार कोई नहीं छीनने वाला। तो हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा आता है भी है क्वेश्चन कि जो संविधान में, हमारे संविधान में ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे। मौलिक अधिकार लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। पहले 7 मौलिक अधिकार थे और उसके बाद में 6 कर दिए गए, और ये 6 के 6 रह गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा बात उठी थी कि जीवन का अधिकार, कि जीने का जो अधिकार है वो हमारे मौलिक अधिकार में आना चाहिए। लेकिन अभी वो जीने के अधिकार एक अलग से मौलिक अधिकार में ना आकर एक किसी में जुड़ गया है। तो वो अभी मौलिक अधिकार के अंदर बेसिकली आया नहीं, वो हमारे अधिकारों में है लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे कितने अधिकार है, 6 अधिकार है। और कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में हमेशा ही आता है। अच्छा, मौलिक अधिकारों की जो है विशेषताएं वो क्या क्या होती हैं? विशेषताओं से मतलब क्या समझता है कि एलिमेंट्स क्या होंगे, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो ये सब इसमें आता है कि मौलिक अधिकारों की क्या क्या हमारी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, ये व्यापक और विस्तृत होता है। व्यापक और विस्तृत का मतलब ये है कि जो इनका वर्णन है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मतलब इतने बड़े, यानी कि करीबन 24 अनुच्छेदों तक इसका व्याख्या होती गई है। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार से फिर 44वें संशोधन के द्वारा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए। और दुनिया में जितने भी मौलिक अधिकार है सबसे ज्यादा बड़े यानी कि विस्तृत और व्यापक रूप से जो वर्णन मिला है वो सब हमारे संविधान में दिया गया है। दूसरा है हमारा केंद्र और राज्यों की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना। देखिए, मौलिक अधिकार जो हमारा केंद्र है, राज्य सरकारें हैं, जिला परिषद है, जो कि हम सिविक्स में पढ़ ही चुके हैं। सिविक्स में जो मैं छोटी क्लासेस में जो भी आपको लेक्चर्स दिए सबके बारे में सब में आपको मिल जाएगा। नगर निगम हो गए, नगर पालिका लोग, ग्राम पंचायत हो गए, पंचायत समिति हो गई, सब पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप किसी भी नागरिक के कानून का तो हनन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरा है हमारा न्याय योग्य। न्याय योग्य आपको मैंने अभी समझाया था कि न्याय योग्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको सुरक्षा दी जाती है। आपका जो लास्ट वाला है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में भी ये कहा गया है कि अगर किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है या कोई हनन करने की कोशिश भी करता है, यानी कि छीनने की कोशिश भी करता है, तो वो उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए FIR मतलब अपील को दर्ज करा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद संशोधन संभव, मैंने अभी आपको बता दिया कि संशोधन संभव है इसमें, क्योंकि एक तो हमारा संपत्ति का अधिकार इसमें से हट गया था। उसके बाद गोलकनाथ मुकदमे, केशवानंद भारती मुकदमे, तो इन सब में जो मुकदमे हुए थे उसमें संशोधन किया गया था कि हमें कभी अगर मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, या फिर
कोई मौलिक अधिकार इस तरीके से है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है तो इसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं। तो लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया और संशोधन हो गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नागरिकों सुरक्षा का भी इसमें पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों पड़े। तो आप ये सोचिए कि मौलिक अधिकारों की, जैसे मौलिक अधिकार हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, क्या ऐसा कारण रहा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे संविधान के मूल तत्व की। संविधान का मूल तत्व का क्या मतलब होता है। संविधान के मूल तत्व का मतलब ये होता है कि हमारे जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो हमारे संविधान में दिए गए हैं, संवैधानिक रूप से इनका एक प्रॉपर एक तरीका है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो अधिकार दिए गए हैं, कोई हवा में बातें नहीं हो गई हैं, हमारे संविधान में दिए गए हैं। दूसरा है लोकतंत्र की आधारशिला। अभी अभी बताया कि हमारे लोकतंत्र की आधारशिला इसलिए कि लोकतंत्र पे स्थापित होने का मतलब भी होता है सभी लोगों को, यानी कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, कहीं आने जाने का अधिकार हो, अपने धर्म को मानने का अधिकार हो, मतलब उसकी फ्रीडम को उसे छीना ना जाए। तो वो सारी चीजें, हमारे मौलिक अधिकार इन चीजों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो यानी कि पूरी तरीके से टर्म है, लोकतंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा है हमारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हमारे मौलिक अधिकार में ऐसा ही नहीं कि किसी एक ही कास्ट के लिए बात की गई हो, एक ही धर्म के लिए बात की गई हो, ऐसा एक ही रंग के लिए बात की गई हो, एक ही आ, मतलब अमीर के लिए बात की हो, गरीब के लिए बात की हो, किसी वर्ग के लिए बात की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। इवन जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके बारे में भी विशेष प्रावधान दिए गए हैं। चौथा है हमारे पास साधारण कारणों से शेष। साधारण कारणों से शेष का मतलब ये है जो ये कारण नहीं है, ये कानून है हमारा। ये जो है कानून होगा, कानून। तो साधारण कानून से जो श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो नॉर्मल कानून है वो हमें सिर्फ सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें हर चीज के बारे में पता होता है कि ये हमारे अधिकार है। अगर यहाँ पर, अगर हमको लगता है कि हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं कि भाई हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, हम इसको यहाँ से इससे ज्यादा नहीं हम इसको बेयर कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा तानाशाह के विरुद्ध। तानाशाह के विरुद्ध का मतलब है कि देखिए, जब अभी हमने जो उसमें बात की थी लास्ट विशेषताओं में, कि राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, सबको ये सीमित करता है। सीमित इसलिए करता है क्योंकि लोगों को पता होता है कि हमारे अधिकार है, तो कोई भी तानाशाह नहीं हो सकता हमारे ऊपर, जबरदस्ती डंडा लेके मार नहीं सकता हमको, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को भी अधिकार है कि हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, सारे के सारे अधिकारों को हनन हुआ था कुछ टाइम पे, जब हमारे पे इमरजेंसी लगी थी 1977 1975 टू 77 में। उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये सब चीज़ें सही हो गई थी। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट, जो हमारे कितने टाइप के। देखो, हमें 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले हमारा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, देखिए नाम से पता चल रहा है, अनुच्छेद 14 से 18 में इनका उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि वो कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या फिर कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब ये होता है कि देश के सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर होते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार दिया नहीं जाता। दूसरा हमारा अनुच्छेद 15 में हमको दिया गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या किसी जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला आता है अनुच्छेद 16 में कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए, हमें जो समानता जो मिली है वो हमें बिल्कुल बराबर मिली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें किसी एक को बहुत ज़्यादा समानता मिल गई है, किसी एक को बिल्कुल नहीं मिली है। तो ऐसा किसी भी वर्ग के साथ नहीं होता है। अनुच्छेद 17 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अछूत का अंत हुआ था इसमें। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि अस्पष्टता का अंत कब हुआ था। अनुच्छेद 17 में हुआ था, जो कि हमारे में पहले कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, जिसमें कि निचले वर्ग को या दबके वर्ग को छूने की मनाही होती थी, और छूने का मतलब होता था छुआछूत हो गया, पता नहीं क्या बवाल हो गया, तो उसका अंत किया गया था। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया था। उपाधियों का मतलब है कि जैसे कोई अपने नाम के आगे गवर्नर लगा देता था, कोई अपने नाम के आगे
ठाकुर लगा देता, कोई अपने नाम के आगे राजा लगा देता था, कोई महाराज लगा देता था। मतलब उनको जो उपाधियां दी गई थी वो सारी की सारी खत्म कर दी गई थी कि आप लोगों के पास कोई भी स्पेशल उपाधि नहीं होगी, आप सब बिल्कुल सबके लिए बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है और कानून के सामने लोकतंत्र के देश में रहते हैं सब बराबर है, इसमें कोई स्पेशल किसी के नाम के आगे नहीं जिएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा अनुच्छेद आता है 19। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। उसके अलावा हमें कुछ और अधिकार दिए गए थे जिनकी हमें स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसमें हमारा आता है भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की मैंने आपको बता ही दी है। शांतिपूर्वक बिना कुछ करे हम लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है हम लोग संगठन बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं जिसमें कोई, लेकिन हम उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी वायलेंस ना हो, कोई भी किसी तरीके से उसके अंदर हमारी मारपीट ना हो, गाली गलौज ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाना हो, तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता हमको होती है, हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं जब तक कि कहीं पर जो कि सार्वजनिक लोगों के सार्वजनिक हित और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए हमें रोका ना गया हो, तो हम कहीं भी कैसे भी घूम सकते हैं। जब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूमो, असम से लेके वेस्ट बंगाल तक घूमो, जहाँ मर्जी घूमो, आपको कोई मना नहीं करेगा। किसी भी देश में आप बस सकते हो, निवास स्थान बना सकते हो, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि जम्मू कश्मीर में पहले था कि हम लोग घर नहीं बना सकते, या फिर हम लोग पहाड़ी इलाके में अपना घर नहीं लेके जा सकते, उनके लिए वहीं का ही होना जरूरी होता है, क्योंकि उन लोगों के पास मतलब उन लोगों के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके हितों की रक्षा करते हुए ऐसा एक कानून बनाया गया है। उसके बाद है हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, जहाँ पे हमको जॉब मिलते हैं वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, हमें कोई भी यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरा आता है हमारा अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध का मतलब ये होता है कि हमें कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से अगर हम पे कोई भी अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कानून को तोड़ने का दोषी मानकर दंडित नहीं किया जा सकता जो कानून अपराध करते हुए लागू नहीं था। दूसरी बात है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। फिर इसमें तीसरी बात ये आती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, कि वो ये कभी भी उसको नहीं मजबूर नहीं कह सकता कि नहीं तुम बोलो कि तुमने खून किया है, तुमने चोरी किया है, तुमने किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जो भी, मतलब तुम उसके जबरदस्ती उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें आता है कि किसी भी व्यक्ति की कानून स्वतंत्रता कानून के द्वारा स्थापित की जा सकती है और किसी भी तरीके से उसको छीना नहीं जा सकता। आप किसी भी तरीके से उसको बिना बताए उसको किसी भी दोष के लिए बंदी नहीं बना सकते कि आपने ये काम, मतलब उसको नहीं बताया कि आपने कहीं चोरी की और आपको जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जब तक उसको नहीं बताओगे, जब तक उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो ये कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। 23 से 24 में बहुत इंपॉर्टेंट है, सब दो ही अनुच्छेद आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। इसके अंतर्गत आता है कि अब किसी को दास प्रथा जो हुआ करती थी या मनुष्य का जो व्यापार किया जाता है, तो इस टाइप की चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और अगर कोई जबरदस्ती करता भी तो वो दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है कि कारखानों आदि में बालकों को नहीं एंट्री मिलनी चाहिए। तो 14 साल से कम उम्र के बालकों को जो कारखाने में काम करवाते हैं, तो इस चीज़ में जो जहाँ भी वो काम करते हो, कारखाने का मालिक हो, दुकान का मालिक हो, कैसा भी होगा, तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इससे की वजह से बहुत सारे बच्चे जो काम पर जाते थे अपने घर का मतलब इसमें ये हुआ करता था कि जो पेरेंट्स क्या करते थे, ज़्यादा इनकम के लिए अपने बच्चों को स्कूल ना भेज के अपने साथ काम पे ले जाया करते थे। और इसमें मालिक का क्या फ़ायदा होता था, छोटे बच्चे थे, वो खेल खेल में काम ज़्यादा करते थे, लेकिन वो पैसा देने के नाम पे पूरे दिन की दिहाड़ी के बदले सिर्फ उनको कुछ ही परसेंट पैसा देते थे। यानी कि अगर वो 100 रुपये की दिहाड़ी का मतलब है, तो 100 रुपये में से 20 या 30 रुपये उसको दे दिए, तो उनको फ़ायदा था, काम उनसे बहुत ज़्यादा ले लिया गया। तो इसलिए कारखाने के जो मालिक थे, उनको, अब कारखाने के मालिक है, जहाँ भी वो काम करेगा बच्चा, उनको मना कर दिया जाएगा और उसके बदले उनको सजा या जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 से 28 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 की बात है जिसमें आस्था और प्रार्थना करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार और प्रसार करने का सब उसी टाइम तक आज़ादी रहती है जब तक कि वो किसी को संविधान के विरुद्ध जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन ना कराएं। दूसरा है हमारा अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कोई भी किसी भी तरीके से अपना प्रचार कर सकते हो, एक अपने घर में या बाहर कहीं भी कोई भी संगठन बना सकते हो, लेकिन आप किसी भी शिक्षण संस्थान में उसको शिक्षण संस्थान में आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि वो आपका प्राइवेट ना हो। देखिए प्राइवेट का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन निजी स्थानों पर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 27 है हमारा किसी विशिष्ट धर्म के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले चंदा लेने पे लोग चंदा मांगते रहते थे या कुछ भी, कि आज हम लोग जगराता कर रहे हैं, आज हम लोग हज पे जा रहे हैं, आज हम लोग चैरिटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो सब के लिए मना कर दिया गया था। आप किसी को भी किसी भी तरीके से स्पेशल किसी भी संप्रदाय के लिए आप कभी भी मजबूर नहीं कर सकते। उनकी मर्जी है आपको देंगे और उनकी मर्जी है तो आप उनको फोर्स नहीं करेंगे। अगर आप फोर्स करते तो आपको जुर्माना भर सकता है और जुर्माना ना देने के एवज में आपको सजा भी हो सकती है। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षकों का प्रतिषेध। मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी शिक्षण संस्थान में जो कि सार्वजनिक तौर पर है उसमें किसी भी तरीके से किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक है। सार्वजनिक में सभी धर्मों को एक पर माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग सांस्कृतिक तथा शिक्षा का संबंधित 1929 और 30 में है इसमें। तो 29 में अनुच्छेद में क्या किया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए बात की गई है। इसमें भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले जो नागरिक हैं, चाहे उनकी भाषा अलग है, लिपि अलग है, संस्कृति अलग, कुछ भी कैसे भी है, वो उसको अपना सकते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को अपने इच्छा के अनुसार अपने खुद के स्कूल स्थापित करने का अधिकार है और उनका प्रबंध करने का भी अधिकार उनको दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी धर्म या जाति या वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश दिया ना जाए, किसी भी शिक्षा स्थान में या कहीं पे जॉब ना दी जाए। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए था स्पेशल कि उनको किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 30 में था कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के वर्गों के अधिकार में ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए खोला गया है लेकिन उन पे अधिकार किसी और का है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद। इसमें अनुच्छेद 32 में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बता देती हूँ। इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत आता है कि आप जो है किसी की भी नागरिक की व्यक्तिगत सुरक्षा को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी नागरिक को सरकारी बंदी बना सकते हो, लेकिन तब तक बना सकते हो जब तक कि उसको पता हो कि उसको क्यों रखा गया है, तो इसलिए इसको बोला जाता है। दूसरा है परमादेश लेख। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, संस्था, निगम या सार्वजनिक इकाई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको ये याचिका दे सकता है कोई भी नागरिक कि भाई यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है। तीसरा है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है किस अधिकार से, यानी कि जब भी कोई एक ऐसा व्यक्ति कि जो उसके अधिकार में काम नहीं आता फिर भी उस काम को वो कर रहा है। जैसे कि कई बार होता है कोई व्यक्ति रिटायर हो गया और उसका मन हो रहा है कि वो फिर भी ऑफिस में आए, काम करे, तो एक हेल्पिंग हैंड करके आ सकता है, लेकिन वो उस पद पर बैठ जाए और बोले कि तुम मेरे से जूनियर हो, तुम मेरी बात को ही मानोगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसमें था अधिकार परीक्षा। चौथा आता है प्रतिषेध लेखन। प्रतिषेध लेखन का मतलब किसी भी चीज़ को रोकना या निषेध करना। कोई भी अगर अधिकारी या संस्था कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसको इसका अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। और लास्ट वन है उत्प्रेषण लेख। इसका मतलब पूरी तरीके से सूचित करो। अगर किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को अगर उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, कुछ भी है, तो उसका पूरा ब्यौरा आपके पास रखना होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति पूरी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उस व्यक्ति को या उसकी सुनवाई के लिए
कभी भी कोई भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, डॉक्यूमेंट सारे के सारे मंगवाए जा सकते हैं। ये सारे के सारे ये जो लेख हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं। 1 मार्क से लेकर 6 मार्क तक इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले हैं या दे रहे हैं और जिसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे टॉपिक्स पे एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, उस पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ टॉपिक पे आ भी गई है तो आप प्लीज़ इसमें मेरी प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है महत्व, कि इनका महत्व क्या था। देखिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकारों को स्थापित करने का क्या क्या महत्व रहा होगा, कि क्यों हमें मौलिक अधिकार दिए गए। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है आत्मविश्वास को बढ़ाना। देखिए जब व्यक्ति को पता होता है कि हमारे पास इतने अधिकार हैं और उसमें कानूनी तरीके से हमारा हक भी है, तो व्यक्ति जो है उसके अंदर, जो नागरिक होता है देश के, उसके अंदर अपने आप ही एक आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दूसरा, राज्य की अखंडता को या सुरक्षा रखना। देखिए जब किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति को या नागरिक को पता होता है कि उसके पास मौलिक अधिकार हैं और वो कहीं भी आ जा सकता है, तो देश के प्रति भी बहुत लॉयल होता है, क्योंकि वो सोच लेते हैं लोग कि भाई हमें भी तो देश ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। तीसरा, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए हमारे संविधान में सबसे पहले ध्यान रखा ही गया था कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, और मौलिक अधिकार में ये चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दी गई है। चौथा पॉइंट है हमारा सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध। हमने भी लास्ट एक पॉइंट डिस्कस किया ही था कि तानाशाह को रोकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबके लिए अधिकार है ये कि उनकी शक्तियों को सीमित कर सकते हैं नागरिक, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि सरकार जो है वो तानाशाह नहीं हो सकती, उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोकतंत्र को बढ़ावा। लोकतंत्र को बढ़ावा तो हमें मौलिक अधिकार सिर्फ फर्स्ट टाइम से मिल जाता है, कि जब हमें अधिकार में इतनी सारी चीज़ें मिल गई, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, इवन हम अखबार में किसी भी सरकार के खिलाफ छाप सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ नहीं कर सकते किसी के पर्सनल इश्यूज को लेके या किसी धर्म को लेके। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी जी सकते हैं। हमें लाइफ स्टाइल को कोई मना नहीं करता, आप कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो, कैसे खाना खा रहे हो, कुछ नहीं मना करते। हमारी आज़ादी पूरी तरीके से रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी फिर भी आलोचना क्यों की गई, और आलोचना करने के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंस हुई वो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि इसमें है आर्थिक सुरक्षा का अधिकार नहीं है। तो वो हम पहले कर चुके हैं कि पहले इसमें संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन इससे गरीबी और अमीरी का जो एक गैप था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आलोचकों ने ये बात उठाई कि आर्थिक सुरक्षा का अधिकार इसमें नहीं मिलता। लेकिन मुझे ये लगता है, मैं इसका पर्सनल भी आपको व्यू देना चाहूँगी, कि अगर हमको ये सारी समानता मिल रही है, अगर हम किसी जॉब पे जा रहे हैं, हमें मिल रहा है पूरा अधिकार कि आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप इसके लिए कैपेबल हो, तो आपको आर्थिक सुरक्षा तो अपने आप मिल जाएगी। लेकिन एबिलिटी भी हमारे अंदर पूरी पूरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है शब्दों की जटिलता के कारण की व्याख्या करना कठिन। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी जटिलता होती है इनमें, लेकिन उसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास लॉयर्स हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग जा सकते हैं। लेकिन आलोचकों का ये कभी कहना बिल्कुल सही हो जाता है कि इनके वर्ड्स आम लोग नहीं समझ पाते हैं, और हर किसी के पास लॉयर के पास जाने का टाइम नहीं होता है। लास्ट वन पॉइंट, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक मानी जाती है कि मौलिक अधिकारों का जो हमारा जो अपवाद है बहुत इंपॉर्टेंट, कि मौलिक अधिकारों का जो हनन है वो आपातकाल के दौरान हो जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे ही सुरक्षा के लिए होता है। अगर हमारे देश में इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी का मतलब है कहीं ना कहीं या तो देश में कोई बाहरी रूप से बहुत ज़्यादा कलह हो गई है, कोई आक्रमण हो गया, या फिर हमारे देश में खुद में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, कोई वित्त आयोग हमारा जो वित्त है वो हमारा वित्त जो हमारा जो टाइम है वो खराब चल रहा है, तो हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ख़राब हो गई है, तो इसके लिए हमारे पर देश में कहीं ना कहीं आपातकाल लगाया गया है। तो उस टाइम पे मौलिक अधिकारों का हनन होना ज़रूरी भी हो जाता है। पर इस चीज़ की भी आलोचना की जाती है कि हम देश के नागरिक हैं, तो हमारी कुछ अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सारे अधिकारों का हनन हो जाता है। हाँ, एक बार ऐसा हो गया था 75 वाले आपातकाल में, तो उसकी वजह से आलोचना बहुत ज़्यादा की जाती रही है। तो आई होप सो कि आपको ये मौलिक अधिकार समझ में आ गए होंगे। हम लोग अब मौलिक कर्तव्यों की में बात करने वाले हैं और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।